इसके प्रीवियस हमने पार्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो आपका सिलेबस है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था, उसके बाद जो आपका सेकंड एंड सिक्स्थ पार्ट है वो लगभग आपका सेम है, जिसमें आपको सोर्सेस, फंक्शन एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे में बताया, मतलब उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके न्यूट्रिशन है, जो 7 कंपोनेंट हमने पढ़े थे डाइट के, 7 कंपोनेंट कौन कौन से हैं डाइट के? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, और ये शायद पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, और 5 ही हुए अभी। और फाइबर। और एक याद नहीं आ रहा है। वाटर। वाटर, जी। ठीक है, तो जो 7 कंपोनेंट है उसका हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में देखा था। तो इसका मतलब कि उसके अब सोर्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब कि उसको लेने से आपके शरीर में क्या फ़ायदा होता है, अगर आप उसको कम लेते हैं या डेफिशिएंसी होता है, एक्सेसिव होता है, तो उससे क्या आपके बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ें हमें देखना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, फैट, वाटर सिग्निफिकेंस, इनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का क्या सिग्निफिकेंस है, बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, कहाँ कहाँ से इसको हम लोग ले सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या होते हैं, किसके द्वारा किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मिनरल, विटामिन किस किस चीज़ों में पाया जाता है, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? द माइक्रोन्यूट्रिएंट आर द प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन आवर फूड व्हाइल द माइक्रोन्यूट्रिएंट आर द प्रेजेंट इन मच स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, मैक्रो मतलब क्या है? जो ज्यादा अमाउंट में हमारे डाइट में रहता है, और माइक्रो मतलब जो कम अमाउंट में हमारे डाइट में रहता है। ठीक है, मतलब कि जिसकी मात्रा कम होती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है उसको माइक्रो कहते हैं, और जो हमारे मतलब डाइट में या फूड में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, आवर बॉडी आवर बॉडीज quantitative need for the macronutrient is higher than the need of the micronutrient। ठीक है, मतलब कि हमारे बॉडी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, इन सब की हमें हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कम जरूरत पड़ती है, उसकी नीड हमारे बॉडी को कम रहती है। ठीक है, micronutrients are the nutrients we need in the larger quantity that provides us energy and build our, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। ठीक है, और हमारे जो टिश्यू सेल बन रहे हैं उनको एनर्जी देता है। तो ये क्या होता है? हमारे बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आता है, इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का आपका 2 तरह का रहता है, एक माइक्रो मिनरल, एक ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, और उसके बाद आपका विटामिन्स रहता है, ऑर्गेनिक एसिड्स रहता है, ये सब क्या होते हैं? हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स में आपका क्या क्या आता है? जैसे क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आपका किस में आता है? माइक्रो मिनरल्स में आता है, मतलब थोड़ा ज्यादा अमाउंट में ये चाहिए होता है एज कंपेयर टू ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल में आपका जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, बोरॉन है, ठीक है, क्रोमियम है, कॉपर है, सल्फर है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, सेलेनियम है, और मैग्नीज है, जिंक। एक बार इसके प्रीवियस में आपको जिंक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। ठीक है, जिंक है, और मॉलिब्डेनम, ये सब आपका क्या होता है? ट्रेस मिनरल में इसको पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है विटामिन्स। विटामिन्स में जैसे आपका आता है विटामिन ए, विटामिन डी, सी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सब आपके विटामिन्स होते हैं। उसके बाद आपका होता है ऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड्स क्या क्या होता है, जैसे सिट्रिक एसिड है, ठीक है, हमारे बॉडी को सिट्रिक एसिड की जरूरत होता है, एसिटिक एसिड की होती है, कोलाइन की होती है, लैक्टिक एसिड की होती है, टॉरिन एंड मैलिक एसिड, इन सब की जरूरत हमारे बॉडी की होती है, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, माइक्रो के अंतर्गत। मैक्रो में आपका तीन ही होता है, कौन कौन सा, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ये तीन आपका मैक्रो के अंतर्गत होता है, माइक्रो के अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। क्लियर है ये? हाँ जी मैम। चलिए, तो आज हम लोग मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट फूड दैट वी ईट कंटेन सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सभी ज्यादा से ज्यादा जो भी फूड हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट उसमें रहता ही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इट्स अ न्यूट्रिएंट, एक तरह का ये क्या है, न्यूट्रिएंट है, एक पोषक पदार्थ है। दिस देयरफॉर मेक अप द बल्क ऑफ आवर डाइट, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि हमारे हर फूड में रहता है, इसलिए ये क्या करता है, बल्क यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में हम कार्बोहाइड्रेट ही क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर आइदर नेचुरली प्रेजेंट इन राइस में प्रेजेंट होता है, व्हीट में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में रहता है, ठीक है, पोटैटो में रहता है, हनी में रहता है, ठीक है, इन सब फूड्स में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। और एडेड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जिसमें भी शुगर रहता है, शुगर कंटेंट जो भी फूड होते हैं उन सभी में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, जैसे सच एस आइसक्रीम हो गया, आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, टी, कॉफी एंड सो ऑन। जो भी चीज में शुगर एडेड रहता है, जो भी चीजें हम खाते हैं जिसमें शुगर ऐड रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। उसके बाद क्या है, देयर आर कार्बोहाइड्रेट विच आर कॉम्प्लेक्स लाइक स्टार्च विच द बॉडी हैज नो डाइजेस्ट इन द ऑर्डर ऑफ देम, ठीक है, मतलब कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हमारे बॉडी में जाता है जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो भी हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। देयर आर अदर विच आर सिमिलर इन नेचर लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज जो हम लेते हैं, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड इन द बॉडी डायरेक्टली, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज जो है उसी को बॉडी जो है वो डायरेक्टली यूज करता है, ठीक है, बाकी और किसी फॉर्म ऑफ शुगर को नहीं यूज करता। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है और इसी को हमारा बॉडी क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। पता है ना ये आपको कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज ही यूज होता है, बाकी अदर फॉर्म में हाँ यूज जी। नहीं होता है, ठीक है। बाकी जैसे फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज, माल्टोज और बहुत सारे फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ ग्लूकोज वाला जो फॉर्म है वही हमारे बॉडी में यूज होता है, बाकी और किसी भी फॉर्म में यूज नहीं होता। इसीलिए जब हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसके बाद जो उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, तो डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है से कार्बोहाइड्रेट, मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से, मुख से ही शुरू हो जाता है जब हम हाँ, खाना माउथ स्टार्ट से करते ही हैं खाना। हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, और वो पेट में जाके भी वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज फॉर्म में वो आता है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज फॉर्म में आता है। हम जो इंटेक करते हैं, हनी हो गया, शुगर हो गया, वो अलग अलग फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेकिन वो किस फॉर्म में आता है, ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में जा करके, और इसी फॉर्म को हमारा बॉडी डायरेक्टली यूज करता है, इसके अलावा और किसी भी फॉर्म को यूज नहीं करता है, ठीक है। Sugar, which is so commonly used in also as a easily digestive carbohydrate, ठीक है, शुगर को हम easily digestive carbohydrate भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से किया जाता है, ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरह से, उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीन तरह का टाइप होता है, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स जिसमें कि एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें 6C रहता है ना, पढ़ा है क्या तो इसके बारे में?
हाँ जी मैम, पढ़ा है। C6H12O12 ऐसा कुछ रहता है। हाँ, C6H12O12 ऐसा करके इसका रहता है। ऐसे कुछ, तो हाँ जी। ये जी, जी। C6 वाला जो होता है ना, वो उसको क्या कहते हैं, मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज जो है वो मोनोसैक्राइड्स में आते हैं। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, मोनोसैक्राइड्स। फिर इनके डाइसैक्राइड्स बनते हैं इस तरह से, इनके दोबारा से, और डाई यानी कि दो मिल करके बनाते हैं, तो डाई डाई होते हैं। पॉली यानी कि ऐसे बहुत सारे फिर मिल करके, मतलब पॉली यानी कि अब उसमें कितने मिलेंगे ये पता नहीं है, बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉलीसैक्राइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो पॉलीसैक्राइड्स में आपका क्या है, जैसे सेलुलोज है और हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, गम है, ठीक है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जानते हैं? मतलब ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज का एडवांस पार्ट, मतलब जो स्टोर रहता है बॉडी में। हाँ, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है बॉडी में। यस, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। और वही क्या है, एक तरह से पॉलीसैक्राइड बन करके, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिल मिल करके पॉलीसैक्राइड बन करके हमारे कहाँ पे होता है, बेसिकली लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो लीवर में स्टोर होता है, फिर बाद में वो जहाँ पे यूज पड़ता है कि हमें बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तो वही पॉलीसेक्राइड टूट करके फिर से ग्लूकोज बनते हैं, फिर उसके बाद हमारे बॉडी में यूज होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैसे दूसरा आपका है डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड में आपका आता है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, लैक्टोज को के बारे में आपने जानते होंगे, जैसे आपका मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, उसमें लैक्टोज आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट आपका किसमें पाया जाता है, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो रहते हैं उसमें। ठीक है, और वैसे ही सुक्रोज। सुक्रोज आपने सुना होगा, जो कैन है, शुगर कैन, बीट रूट, ठीक है, बीट शुगर या बीट रूट है उसमें पाया जाता है। और आपका माल्टोस, ठीक है, मोलेसिस, मोलेसिस वगैरह जो रहता है ना, उसमें आपका क्या होता है, सुक्रोज पाया जाता है। या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि शुगर फ्री जो कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, सुक्रोज दिया जाता है। सुना है क्या ये सब? हाँ जी मैम, सुना है। ठीक है, और लैक्टोज है, माल्टोज जो है, माल्ट प्रोडक्ट, सम ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो रहता है। ठीक है, सीरियल्स हम आगे और पढ़ेंगे। जो हमारी दालें वगैरह रहती है उसमें क्या रहता है, माल्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपका सब मोनोसैक्राइड्स में क्या क्या आता है, आपके ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। ठीक है, तो ग्लूकोज यानी कि जो फ्रूट्स हैं, हनी है या कॉर्न सिरप जो है, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज भी फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। गैलेक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज और गैलेक्टोज किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। अब यहाँ पे इनका ये भी बताया गया है कि अभी हमने एक चीज पढ़ी, कार्बो कुछ कार जी, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं मैम, वो दूसरा है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी, जैसे कि सेलुलोज है, सेलुलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ये क्या काम करता है, फाइबर का काम करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, जो हम फाइबरस फूड बोलते हैं ना, तो ये क्या है, फाइबर का काम करता है। तो ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है, वो इनडाइजेस्टेबल है। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। पेप्टीन जो है वो भी इनडाइजेस्टेबल है। गम और म्यूकिलेजेस ये भी इनडाइजेस्टेबल है। स्टार्च और डेस्ट्रिन, स्टार्च वगैरह है, ये भी हमारा क्या है, इनडाइजेस्टेबल है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और हमारा जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, मीट और स्कैप फूड वगैरह जो रहता है, ठीक है, उसमें आपका पाया जाता है ग्लाइकोजन। तो ये चीज समझ में आए, इसकी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे सेलुलोज है वो डाइजेस्टेबल है या नहीं, ऐसा पूछा जाता है। या सेलुलोज कौन से सैक्राइड्स में आता है, पॉली में आता है, मोनो में आता है, डाई में आता है, ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, या ये सब किस में पाया जाता है, जैसे लैक्टोज बहुत फेमस है। ठीक है, क्योंकि
अभी आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपने लैक्टीन हार्मोन पढ़ा होगा या प्रोलैक्टिन, आज ही पढ़ा ना? हाँ जी, ये प्रोलैक्टिन लैक्टिन फीमेल्स में पाए जाते हैं। हाँ ठीक है, किस लिए? प्रोलैक्टिन मिल्क मिल्क को बनाने के लिए शायद। हाँ मिल्क, तो लैक्टिन वहां से भी लैक्ट प्रोलैक्टिन मतलब क्या होता है? लैक्ट मतलब मिल्क। मिल्क होता है, लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब क्या होता है? मिल्क। ठीक है, तो लैक्टोस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा इसका सोर्स है? मिल्क है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गैलेक्टोस, गैलेक्टोस, यहाँ पे भी लैक्ट है, तो ये भी क्या होता है? मिल्क में पाया जाता है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि गैलेक्टोस का सोर्स क्या है, ठीक है, सुक्रोज का सोर्स क्या है, जैसे सिंपल सिंपल चीजें जो यूज होती हैं, ठीक है, उन सबको पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिक चीजें याद रखिएगा, ये डाइजेस्टेबल है नहीं डाइजेस्टेबल है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। हमने देखा सोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हमने देखा। इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है, first have the primary function of the carbohydrate is to in the body is to supply energy। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना किलो कैलोरी मिलता है? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रीवियस की कल की क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ readily available energy in which the need of the physical activity is also work on the body cells। ठीक है, ये हमें एक फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको करने का मतलब करने की एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। बॉडी सेल्स को मेंटेन करने के लिए बॉडी सेल्स को एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। और ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर डिपेंड ऑन द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू मीट देयर एनर्जी नीड। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा पार्ट है जो ग्लूकोज को ही एनर्जी के रूप में यूज करता है, बाकी और किसी भी चीज को यूज नहीं करता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वो प्रोटीन को भी यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स, फैट को भी एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ही एनर्जी सोर्स की तरह यूज करता है, बाकी और भी किसी भी कंपोनेंट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के लिए या हमारे ब्रेन के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका मेन फंक्शन भी है। और क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ रिजर्वर फ्यूल सप्लाई। ठीक है, ये एक तरह से हमारे क्या फ्यूल सप्लाई, जैसे एक गाड़ी होती है तो गाड़ी में कब तक चलती है? जब तक उसमें फ्यूल होता है, जब तक उसमें पेट्रोल होता है। ठीक है, पेट्रोल खत्म होता है तो गाड़ी भी बंद हो जाती है। उसी तरह से हमारा बॉडी क्या है? बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट एज अ फ्यूल है। ठीक है, वो एक तरह से पेट्रोल है हमारी बॉडी के लिए। जब तक वो रहता है तब तक हमारी बॉडी अच्छे से चलती है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो क्या होने लगता है? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आने लगते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने नॉर्मली भी इसको फील किया होगा, जैसे हम कभी धूप वगैरह में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? मतलब चक्कर आने लगता है, बहुत मतलब अजीब सा लगता है, चक्कर आने लगता है। ठीक है, बहुत हमें एनर्जी लॉस्ट हो गया ऐसा हमें लगता है। फिर थोड़ी देर मतलब थोड़ा सा हम ग्लूकोज वाटर ही पीते हैं तो थोड़ी देर में ही हमें एनर्जी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज वाटर जो हम पीते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर देता है, इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है ये जो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, but it is must maintain to regular intake of carbohydrate at frequent intervals so that the breakdown of the fat and protein is prevented। ठीक है, मतलब कि देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेन तो कार्बोहाइड्रेट को ही यूज करता है, लेकिन ब्रेन के अलावा जो हमारा बॉडी है वो फैट और प्रोटीन को भी क्या करता है? एज अ एनर्जी सोर्स यूज करता है। ठीक है, लेकिन उसको भी कैसे यूज करता है? उसको भी कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज बना करके यूज करता है। एट द एंड वो क्या बनता है? ग्लूकोज ही बनता है।
फैट और प्रोटीन टूटकर भी बाद में ग्लूकोज ही बन करके वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे कीटोजेनेसिस, कीटोन्स बॉडी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, मतलब कि प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे यूरिक एसिड वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, इन सब की, यूरिया की प्रॉब्लम जो होती है, वो सब कार्बोहाइड्रेट इनटेक अगर हम नहीं कर रहे हैं, फैट और प्रोटीन को अगर हम यूज कर रहे हैं एज एनर्जी सोर्स, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, यूरिया या यूरिक एसिड कीटोन बॉडीज की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए हमें एक डेफिनेट इंटरवल में कार्बोहाइड्रेट को एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में इनटेक करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से अपने डाइट से फ्लश आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से उसको मतलब कि रिमूव नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट हमें अपने डाइट में लेना ही चाहिए। फिर उसके बाद है लैक्टोज, द मिल्क शुगर प्रोवाइड गैलेक्टोज नीड टू द ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, लैक्टोज है जो मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो हमारे बॉडी को या गैलेक्टोज के फॉर्म में चेंज होता है और वो हमारे बॉडी को ब्रेन के और डेवलपमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इट एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, जब हम लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में भी कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल की आवश्यकता होती है और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दस हेल्पिंग टू द बोन ग्रोथ एंड इट्स मेंटेनेंस, और ये क्या करता है, बोन के ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज यानी कि मिल्क में जो पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सम कंपाउंड विच इंक्रीज आर रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन के रेजिस्टेंस, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज हो जाते हैं, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन को लड़ने के लिए या उनको हटाने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर होती है, जो इम्यून पावर हमारे अंदर होता है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इम्यूनोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। आप शायद इसको इम्यून सिस्टम में देखेंगे आगे, जो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद और भी इसके फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट आर नीडेड टू एंश्योरिंग द कंप्लीट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, फैट दस प्रिवेंटिंग एसिडोसिस। ठीक है, एसिडोसिस वही जो मैंने आपको कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करने के अलावा बताया, और जो आपका यूरिक एसिड ये प्रोड्यूस हो जाता है, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए, इन सब को ना होने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट आर नीड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये बॉडी में डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना। हाँ, तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। ए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कॉज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हम अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, जो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, जितना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, अगर आप उससे कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि टिश्यूज में क्या होता है, वाटर होता है। सेल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि सेल के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में भरा होता है। ठीक है, वाटरी फॉर्म में एक सब्सटेंस भरा होता है, तो वो हो सकता है कि वो उस मतलब कि इस सेल से वो बाहर निकल जाए, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी खत्म हो जाए हमारे बॉडी से। ठीक है, इन द यूरिन, ये सब यूरिन के थ्रू पास हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड कैन लीड टू द इनवॉलेंट्री डिहाइड्रेशन। इनवॉलेंट्री डिहाइड्रेशन मतलब कि जिसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, मतलब कि वॉलेंट्री डिहाइड्रेशन यानी कि आप पानी नहीं पी रहे हैं तो हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन इनवॉलेंट्री डिहाइड्रेशन ये है कि सेल के अंदर से ही पूरा पानी निकल जा रहा है, जिसको आप नहीं रोक सकते। वो क्या कर सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही उसको प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, डाइटरी फाइबर एक्ट लाइक अ स्पॉन्ज एंड एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और हमने देखा कि डाइटरी फाइबर कौन कौन से हैं, हमारा जो सेलुलोज है, स्टार्च है,
ठीक है, ये भी काइंड ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी मैम। है ना, मतलब कि जो सेलुलोज इंटेक कर रहे हैं, जो स्टार्च इंटेक कर रहे हैं, वो एज अ फाइबर है। और ये फाइबर क्या करते हैं, ये स्पॉन्ज मटेरियल, जैसे कि आपने बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज देखा होगा, उसको पानी में डुबाते हैं तो वो क्या कर लेता है, पानी को अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो डाइटरी फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं और वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, जाने नहीं देते। It helps smooth movement of the food waste through the digestive tract, soft bulk stool and comfortable elimination। ठीक है, मतलब कि जो हमारे स्टूल पास होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, उसको ये मतलब कि स्मूथ बनाता है और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, और साथ ही साथ जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर? ये सब इसके हाँ जी मैम। कार्बोहाइड्रेट क्या है, फंक्शंस है। तो याद रखिएगा, कभी कभी फंक्शंस भी इनके पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका डाइटरी फाइबर क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, विच आर द कंपोनेंट ऑफ द स्किन फूड। ठीक है, स्किन ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का जो स्किन होता है, जैसे एप्पल का स्किन हो गया आपका, और जो पाइन एप्पल वगैरह हम खाते हैं, ठीक है, सॉरी पाइन एप्पल बोल रही, पियर वगैरह हम जो खाते हैं, जो भी फ्रूट खाते हैं, जैसे जो गवावा होता है, मतलब कि अमरूद जो होता है, उसका जो स्किन होता है उसको खाते हैं। तो इन सब की स्किन में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है, सेमी सेलुलोज पाया जाता है, और पेक्टिन, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एज अ फाइबर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम चना वगैरह खाते हैं, तो चना वगैरह का जो स्किन होता है वो भी क्या होता है, एज अ फाइबर ही होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कवरिंग ऑफ द सीड्स, सीड्स जो होते हैं, सीड्स यानी कि वही बीज जो हम खाते हैं, मतलब कि आपका चना हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब का जो कवरिंग होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, वो क्या होता है, एज अ फाइबर होता है, और काइंड ऑफ सेलुलोज होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट होता है। पार्ट ऑफ द एडिबल प्लांट आर यूजुअली रेफर्ड एज अ फाइबर। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट, जैसे हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, ये डाइटरी फाइबर पाया जाता है। ठीक है, रफेज पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज इज नॉट द सॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप गर्म पानी में डाल दो, ठंडे पानी में डाल दो, कहीं पे भी वो सॉल्युबल नहीं होता है, वो मतलब कि डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसको हम लोग डाइजेस्ट करके ग्लूकोज की तरह यूज नहीं करते, लेकिन एज अ डाइटरी फाइबर की तरह हम उसको यूज करते हैं। और पेक्टिन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, विच अकर इन रिप फ्रूट, हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फ्रॉम द जेल। ठीक है, टू द फॉर्म जेल, मतलब कि क्या है, ये पेक्टिन जो कार्बोहाइड्रेट है, जो एक तरह का क्या है, फाइबर है। ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है, पके हुए जो पके हुए फ्रूट। ठीक है, रिप फ्रूट मतलब क्या है, जो पके हुए फ्रूट होते हैं ना, जैसे आम हो गया, पका हुआ फ्रूट है। ठीक है, और जो अमरूद हो गया, जो पका हुआ अमरूद होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब आपका जो जामुन हो गया, है ना, जो भी हम खाते हैं, तो इन सब में क्या होता है, पेक्टिन नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में पचता नहीं है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम, लेकिन वो फाइबर की तरह यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। The structural part of the plant which are not digested by the enzyme in the human intestinal tract are known as dietary fiber। Dietary fiber किसे कहते हैं, जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो हमारे बॉडी में किसी भी एंजाइम, किसी भी कंपोनेंट के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर कहते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताए गए, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसमें आपका सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, या लेक्टिन होता है। ठीक है, विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये सब सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। आर क्लास्ड एज द इनसॉल्युबल फाइबर, विच वाटर इनसॉल्युबल फाइबर आर फाउंड इन होल व्हीट। होल व्हीट यानी कि जो व्हीट यानी कि गेहूं का जो ऊपर वाला छिलका रहता है ना, अभी हम क्या करते हैं, गेहूं का ऊपर वाला छिलका निकाल के हम उसको खाते हैं। ठीक है,
लेकिन होल व्हीट में ये पाया जाता है, व्हीट ब्रांड में पाया जाता है, ठीक है, सीड्स में पाया जाता है, नट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये आपका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो, ठीक है। फिर आपका विस्कस प्लांट फाइबर आर सॉल्युबल इन वाटर, दिस इंक्लूड पेक्टिन, गम्स एंड जो म्यूसिलेजेस, इन सब में क्या होता है आपका सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये सब वाटर में भी सॉल्युबल नहीं होते, ये सब पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पेक्टिन, पेक्टिन क्या होता है, जो हमारे पके हुए फ्रूट होते हैं उनका जो छिलका होता है उसमें पाया जाता है। गम यानी कि गोंद जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। आजकल भी हम जो हमारा गम होता है वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। म्यूसिलेजेस, ये भी आपका क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये सभी चीजों में ये सब क्या है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाया जाता है, ओट्स में पाया जाता है, बार्ले जो हम खाते हैं, लेग्यूम्स यानी कि जो दालें होती हैं, ठीक है, और बीन्स वगैरह जो हम लेते हैं ना, जैसे बीन्स आपने देखा होगा सूखा वाला, उन सब में क्या रहता है, सॉल्युबल इन वाटर, विस्कस प्लांट फाइबर उसमें रहता है, ठीक है। जैसे ये इतना मतलब कि डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको फाइबर्स क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इनका फंक्शन क्या होता है और इनका डेफिशिएंसी क्या होता है और एक्सेसिव डिजीज क्या होता है वो हम देखते हैं। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी गिविंग एक्शन होता है, फैट यूटिलाइजेशन एक्शन होता है, डाइजेस्टिव एक्शन होता है, रिजर्व एनर्जी होता है। फंक्शंस हमने पहले भी देख लिए हैं इनके। और इसके बाद क्या, नो फिक्स्ड अमाउंट, इसका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना ही खाना है करके, बट मिनिमम 100 ग्राम, 100 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में होना चाहिए, मिनिमम 100 ग्राम, ठीक है। अबाउट 70 to 80% ऑफ फूड इज कार्बोहाइड्रेट, 400 से 500 ग्राम पर डे, ठीक है। मिनिमम आपका 100 ग्राम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप 400 से 500 ग्राम तक खा सकते हैं डेली, ठीक है। और उसके बाद डेफिशिएंसी क्या होता है इससे, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, बर्न ओन फैट एंड देन टिश्यू प्रोटीन फॉर द हीट एंड एनर्जी। क्या करता है ये, जब आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, तो अपने ही फैट को बर्न करने लगेगा और प्रोटीन को भी बर्न करने लगेगा, टिश्यूज को बर्न करने लगेगा, किस लिए, हीट और एनर्जी के लिए, ठीक है। जो हमारे बॉडी में हीट मेंटेन रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो भी किसकी वजह से रहता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से रहता है, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सेसिव डिजीज। एक्सेसिव में क्या होता है, जब आप एक्सेस में लेते हैं तो ओबेसिटी होता है, ठीक है, मतलब मोटापा आ सकता है, दैट लीड्स टू द हाई बीपी। पहला आपका ओबेसिटी आएगा, जो आपको और भी अन्य बीमारी जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज, इन सबको ला सकता है। और डेंटल कैरीज यानी कि दांत में सड़न इत्यादि जो प्रॉब्लम रहती है, वो भी एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या करता है, रेगुलेट डाइजेशन एंड एलिमिनेशन, सॉफ्टर स्टूल, मेंटेन कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है एंड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। डाइटरी फाइबर जो है एड्स ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है, ये बॉडी वेट को मतलब कि रोकने के लिए, ज्यादा ना बढ़े उसके लिए भी डाइटरी फाइबर इंपॉर्टेंट रहता है। जितना ज्यादा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर रहेगा उतना ज्यादा हमारा वेट क्या है, मेंटेन रहेगा। क्योंकि ये क्या करता है, डाइटरी फाइबर जो है वो बल्क बनाता है, ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा खा लिया, हमारा पेट भर गया ऐसा लगता है, ठीक है, मतलब कम खाने पर भी पेट भर गया ऐसा लगता है। फिर इसके क्या, आरडीए क्या है, 100 मिलीग्राम, ठीक है, पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट यानी कि 5 से 6 ग्राम पर डे आपके डाइटरी फाइबर आपके मतलब कि फूड में होना चाहिए, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी होता है डाइटरी फाइबर की तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है एंड कोलोन डिस्टर्बेंस हो सकता है। कोलोन पता है आपको, कहाँ, कोलोन जो होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो घुमावदार होता है, नहीं अपेंडिक्स लार्ज होता है वो तो, इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, सॉरी स्मॉल में नहीं, उसमें तो वो अपेंडिक्स वगैरह होता है, ठीक है हम ठीक। ठीक है। फिर एक्सेसिव में क्या होगा, ज्यादा आप फाइबर लेंगे तो क्रैम्स हो सकता है,
डायरिया हो सकता है, एक्सेसिव इंटेस्टिनल गैस प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही डाइटरी फाइबर ले रहे हैं तब। तो ये इसके मतलब कि सिग्निफिकेंस हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फैट। फैट क्या होता है? फैट आर द कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ द एनर्जी इन आवर डाइट। ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ द एनर्जी है। दे फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली फूड। ये हमारे डेली फूड के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को क्या करता है, बनाता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डेली फूड का। और इसमें क्या होता है कि जैसे मेनली कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जैसे हम बटर लेते हैं, घी लेते हैं, ऑयल लेते हैं, इन सब में ज़्यादा हमारा जो फैट है वो पाया जाता है। और फैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फूड लाइक मिल्क वगैरह में भी रहता है, नट्स में रहता है, मीट जो मांस वगैरह रहता है उसमें भी फैट ज़्यादा रहता है, ठीक है। लिपिड इज एन ओवरऑल ग्रुप। ये एक ओवरऑल ग्रुप है विच इज इंक्लूड ऑल फैट्स रिलेटेड टू कंपोनेंट, ठीक, कंपाउंड। ये लिपिड जो है वो सभी तरह के फैट को क्या करता है, अपने अंदर रखता है। मतलब कि वो लिपिड कहने का मतलब है कि सभी फैट्स उसमें आ गए, ठीक है, चाहे वो डाइटरी फैट्स हो गया, बाहर के फैट हो गया, आपके अंदर का फैट हो गया, सभी चीज किस में आ जाता है, लिपिड के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिपोस मीन्स फैट। ये इतना इम्पोर्टेंट खाली इसके जनरल नॉलेज के लिए। Lipid are an essential part of the body structure. Body fat compound amount of 15 to 20%, ठीक है, हमारे बॉडी का 15 से 20% जो बॉडी फैट है या बॉडी स्ट्रक्चर का जो हमारा वेट है वो कौन बनाता है, हमारा फैट बनाता है, ठीक है। नॉन ओबीज मैन 18 to 25% इज हेल्दी नॉन ओबीज वुमेन, ठीक है, मतलब कि सॉरी 15 से 20% जो बॉडी वेट है वो मेन में कौन बनाता है, फैट बनाता है। और वुमेन में 18 से 25% जो बॉडी वेट है उसको कौन बनाता है, फैट बनाता है वुमेन्स में, ठीक है। 15 से 20% मेन में और 18 से 25% वुमेन में, ठीक है। इस तरह से ये मतलब कि फैट जो है वो हमारे बॉडी वेट को बनाता है। फिर लिपिड के भी क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डेराइव्ड, ठीक है। सिंपल में क्या आता है आपका, वैक्स एस्टर आता है, स्टेरॉल एस्टर एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल वगैरह है वो सब किस में आता है, आपका सिंपल में आता है। कॉम्प्लेक्स में आपका आता है फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स, और सेरिब्रोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स, ये सारे। डेराइव्ड में क्या आता है, जिसको हम लोग डेराइव करते हैं, ठीक है, जैसे फैटी एसिड्स को डेराइव किया जाता है। डेराइव यानी कि मिला के बनाया जाता है, रिएक्शन करके बनाया जाता है, ठीक है। स्टेरॉल्स होता है, डाई ग्लिसराइड्स होता है, मोनोग्लिसराइड्स होता है, ये सब डेराइव्ड किया जाता है ना। फिर उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स में और भी आते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, फॉस्फाटाइड, फॉस्फाटाइड कोलाइन, पीसी जिसको कहते हैं, फॉस्फोटाइड, थेनोलाइनामाइन, ठीक है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको याद रखिएगा कि 3 तरह के इसके होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डेराइव्ड। ये सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है कि कैसे डेराइव्ड होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री आपके में इतना ज्यादा नहीं है तो उसको आप मतलब कि स्किप कर दीजिए। फिर आपका फैटी एसिड। फैटी एसिड जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 वगैरह जो रहता है वो सब क्या होता है, हमारा फैटी एसिड के अंतर्गत आता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, बॉडी को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। जो हमारे स्किन का स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, उसको स्मूथ रखने के लिए फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक फैटी एसिड 2 तरह का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड और दूसरा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड, सॉरी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से बॉन्ड में जो उसके कंपोनेंट होते हैं उसका जो मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसके बेस्ड पर उसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बोला जाता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड में आपका क्या, एनिमल फैट है, बटर है, लार्ड वगैरह जो है वो सब किस में आता है, सैचुरेटेड फैट में आता है। अनसैचुरेटेड में क्या आता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है।
तो पॉली में आपका 2 आता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ओमेगा 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 को देखिए, ओमेगा 3 में क्या क्या चीजें रहती हैं जो कहाँ कहाँ से पाया जाता है, जैसे फिश हो गया, ठीक है, फिश में पाया जाता है, सेल फिश में पाया जाता है, और ये जो है डोकोसा हेक्सियोनिक एसिड, ठीक है, DHA, EPA, ALA, ये सब अल्फा लिनोलिक एसिड, ये सब क्या होता है, हमारा ओमेगा 3 होता है, जो हमारा सोयाबीन वगैरह हो गया, वॉलनट हो गया, ठीक है, रेपसीड ऑयल, फ्लैक्सीड, इन सब में आपका क्या होता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा कि किस में पाया जाता है। मेन आपका फिश में पाया जाता है ओमेगा 3। फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड पता है ना? जी, अलसी को बोलते हैं। हाँ, सोयाबीन सीड जो होता है उसमें पाया जाता है, वॉलनट यानी कि जिसको हम लोग अखरोट कहते हैं, और रेपसीड ऑयल जो रहता है उसमें आपका ये सब ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। बाकी ओमेगा 6 जो है, कॉर्न ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, सैफलॉयर ऑयल होता है, उन सब में पाया जाता है। ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल होता है, एवोकाडो जो होता है, पीनट्स होता है, आलमंड्स होता है, उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, ठीक है। ये सारे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? फिर आपका नो मैम। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नो मैम। फैट होता है। फंक्शंस ऑफ फैट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। मतलब पहले भी हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। 1 ग्राम से कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ADEK, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको कैरियर है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे इंसुलेटर का काम कौन करता है? इंसुलेटर मतलब क्या होता है? इंसुले इंसुलेशन। इंसुलेटर, हाँ, इंसुलेशन या इंसुलेटर। ये हार्मोन्स होता है क्या? मेरे को वो हार्मोन वो याद, इंसुलिन याद आ रहा है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा नहीं, हूँ। इंसुलेटर नहीं पता आपको? इंसुलेशन यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए बंद करना है, नहीं पास हो बाहर, तो उसके लिए हम इंसुलेटर, जैसे कि आपका वायर होता है उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, कवर। कवर लगा जिससे दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हम तक नहीं पहुंचता, इंसुलेट कर देता है, रोक देना, ठीक ओके है। ओके ओके, तो अच्छा ये ये वो चीज। हाँ, फैट भी क्या करता है, रोक देता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। तो वो उस बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन रखता है, चाहे आपके बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री ही क्यों ना हो, या बाहर का टेम्परेचर 49 डिग्री हो, लेकिन हमारे अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री 37। सेल्सियस ही होता है। तो ये इसको कौन मेंटेन करने का काम करता है, ये इंसुलेटर का काम करता है, कौन, फैट। फैट। फैट ओके। ही इसको मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बाहर का टेम्परेचर चाहे जो भी हो, अंदर का टेम्परेचर इतना ही रखता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको मेंटेन करने का काम फैट का होता है। फिर प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द शॉक एंड इंटरनल इंजरी, ठीक है। जैसे कि एक कुशन होता है ना, कुशन की तरह काम करता है हमारा फैट जो होता है। ये आपको धक्का लग जाता है, आप जैसे आपका ब्रेन है, ठीक है, आप जाके दीवार में टकरा गए, ठीक है, तो आपकी बाहरी चोट जो लगता है, लेकिन आपके अंदर को चोट नहीं लगता, ठीक है। आपके हाथ है, पैर है, उसमें शॉक लगता है, तो आपको बहुत ज्यादा शॉक नहीं लगता। अगर नॉर्मली आपको शॉक लगता है तो वो आपके अंदर तक नहीं पहुंचने देता है, उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन का भी काम कौन करता है, फैट करता है। और पैलेटेबिलिटी यानी कि फैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग एंड सो मेक द फूड टेस्टी एंड एक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब कि एक तरह से फूड को टेस्टी बनाने के लिए आप जब तक ऑयल यूज नहीं करते हैं किसी चीज में, ठीक है, घी यूज नहीं करते हैं या ऑयल यूज नहीं करते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता,
ठीक है, मतलब एक जो टेस्ट आना चाहिए उस फूड में वो नहीं आता। तो पैलेटेबिलिटी यानी कि अपने जो टेस्ट को अच्छा करने के लिए भी फैट को यूज किया जाता है कुकिंग में। ठीक है, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू सैटिस्फैक्टरी यानी कि जो तृप्ति आती है वो हमें किससे आती है, फैट से ही आती है। ठीक है, कि आज मैं तृप्त हो गया खाना खा करके, तो आप फैटी फूड लिए होंगे तभी आपको वो मतलब कि वो तृप्ति, वो जो सैटिस्फैक्टरी आती है, फुलनेस, जैसे कि पेट भर गया, पेट इतना भर गया कि नहीं खाया जाएगा अब इससे आगे, तो वो कौन देता है, फैट हमें देता है। ठीक है, ये सब होता है। सोर्सेस क्या क्या होते हैं इसके, तो सोर्सेस होते हैं आपके वेजिटेबल सोर्स, जैसे कि वेजिटेबल सोर्स में आपका है ऑयल सीड्स है, नट्स है, ग्राउंड नट यानी कि जो मूंगफली वगैरह है, मस्टर्ड है, सीसम है यानी कि तिल जो होता है। ठीक है, सोयाबीन है, कॉटन सीड्स है, और ये आपका कोकोनट है। ये सब वेजिटेबल सोर्स में आता है। एनिमल सोर्स में आपका मिल्क है, एग यॉल्क है, और फैट लाइक घी, बटर, क्रीम, फिश, लिवर, ऑयल आर सम फैट्स ऑफ द एनिमल ओरिजिन। ये सब एनिमल से ओरिजिन होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट हम देखते हैं इसका आरडीए कितना होता है, 10% ऑफ डेली एनर्जी नीड। ठीक है, जितना आपके एनर्जी नीड है उसका 10% आपका फैट होना चाहिए। 12 से 20 ग्राम तक एक मतलब कि पर डे होना चाहिए। अब वही है कि ये डे टू मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है इससे, फैट इफेक्ट टू द बॉडी व्हेन आइदर दे आर डेफिशिएंट और द एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस हो या डेफिशिएंट हो, दोनों में फैट क्या करता है, हमारे बॉडी के अफेक्ट करता है। लैक ऑफ फैट इन द डाइट बेसिकली कॉज द लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आप फैट कम ले रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी भी, एनर्जी की मतलब कि आपको कमी महसूस होगी। ठीक है, मतलब कि कम एनर्जी आपके बॉडी में रहेगा। दिस लीड टू द अंडर वेट भी हो सकते हैं, अगर आप फैट को बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं तो अंडर वेट हो सकते हैं। टायर्डनेस, थकान जो रहती है वो आ सकती है। रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, जितना आप काम पहले कर पा रहे थे उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर टायर्डनेस रहेगा, थकान रहेगी, एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, द बॉडी कैन सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन लाइक ADE के। ठीक है, ADE के विटामिन है, उनकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप फैट की डेफिशिएंसी आपके अंदर है तो। ठीक है, इनफ फैट इज नॉट प्रेजेंट इन द डाइट। अगर आपके अंदर इनफ फैट मतलब आपके डाइट में इनफ फैट नहीं है, जितना आपको फैट लेना चाहिए उतना आप फैट इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन सब विटामिन की भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये डेफिशिएंट है। एक्सेसिव डिजीज में क्या है, एक्सेस अगर आप लेते हैं तो ओवरवेट हो सकते हैं। ठीक है, दिस कैन टर्न इन वन कॉज ऑफ द डिजीज लाइक डायबिटीज। ठीक है, ओबिसिटी जो है वो डायबिटीज का भी एक कॉज होता है, हार्ट डिजीज के कॉज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर का भी एक तरह से कॉज होता है अगर आप ओबिस हैं तो ये सब इनके सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट प्रोटीन अब हम